हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि यूएस के अंदर आप सिटीजनशिप कैसे पा सकते हैं। तो कई लाखों करोड़ों बच्चों का ये सपना होता है कि मैं आगे चलकर यूएसए में जाऊंगा, वहां पर काम करूंगा, वहीं पर रहूंगा, वहां पर सेटल हो जाऊंगा। तो इसके लिए क्या पूरी प्रोसेस होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, क्योंकि इसके अंदर इतने छोटे छोटे डिटेल्स हैं कि सभी को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जितना हो सके इसको शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो जाए तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में सबसे आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके तहत आपको ना तो वहाँ पर कोई फैमिली चाहिए, ना तो आपको वहाँ का कोई वर्क परमिट चाहिए, ना तो आपको वहाँ पर 5-10 साल रहने की कोई ज़रूरत है। एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको वहाँ की सिटीज़नशिप जो है वो इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के बिना मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि अगर आपको यूएस के अंदर रहना है तो दो मेन हिस्से आते हैं। पहला है ग्रीन कार्ड होल्डर्स और दूसरा है एक्चुअल यूएस सिटीजनशिप। तो ग्रीन कार्ड होल्डर का मतलब क्या है कि आप वहाँ पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन जो यूएस के सिटीजन्स को बाकी सारे राइट्स मिलते हैं और जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें से कुछ बेनिफिट्स ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि यूएस के इलेक्शंस के अंदर वोट डालने का अधिकार या दूसरे कुछ लॉ के अंतर्गत आने वाले बेनिफिट्स होते हैं जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नहीं मिल पाते हैं। तो इसकी वजह से जो लोग ग्रीन कार्ड ले लेते हैं वो आगे चलकर यूएस के सिटीजनशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड पहले तो हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद की स्टेप होती है यूएस की सिटीजनशिप। अब देखिए, बात कर ले अगर यहाँ पर सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप जो है वो तकरीबन हर एक कंट्री में से केवल 7% ही, जितने एप्लीकेशंस आते हैं उनमें से केवल 7%, 7% लोगों को ही वहाँ पर हर साल सिटीजनशिप मिल पाती है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ से इमिग्रेशन का प्रमाण इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती है, बहुत लंबे लंबे वेटिंग पीरियड्स लग सकते हैं, और ये कुछ महीनों के नहीं बल्कि कुछ सालों के हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन आपको तो पता ही होगा, मेनलैंड चाइना से होता है। 2 नंबर पे हम आते हैं यानी कि इंडिया, 3 नंबर पर आपको मैक्सिको आता है और 4 नंबर पर फिलीपींस आता है। तो इसकी वजह से हमारा देश जो है वो दुर्भाग्यवश इस लिस्ट में है जहाँ से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन होता है यूएस के लिए। तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड भी काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। अब ग्रीन कार्ड का क्या है कि ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है, आप डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर गए हैं या वहाँ पर वर्किंग वीज़ा के ऊपर गए हैं तो वहाँ पर आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लेकिन सिटीजनशिप मिलना एक उसके भी आगे की स्टेप बन जाती है। अब ग्रीन कार्ड के लिए भी कुछ कॉमन वहाँ पर क्राइटेरियाज दिए गए हैं। उनमें से पहला है फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप में ये आता है कि अगर किसी अमेरिकन आदमी से किसी बाहर के देश की औरत ने वहाँ पर शादी कर ली है या किसी अमेरिकन औरत से किसी बाहर के देश के आदमी ने शादी कर ली है, तो फिर वो डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आकर के बाद में उसको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। या अगर इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स हैं, कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो उनको भी, जो फैमिली यूएस के अंदर रह रही है जिनके पास यूएस की सिटीजनशिप है, उनके द्वारा स्पॉन्सर की जा सकती है, यानी कि उनके साथ टाइज दिखा करके आप वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। दूसरी बात है एम्प्लॉयमेंट। तो आप अगर किसी अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं और वहाँ के कंपनी ने आपको न्योता भेजा है कि आप यहाँ पर आकर के हमारे साथ काम करें, तो फिर वो कंपनी ही अपने गारंटी के ऊपर आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड जो है वो अप्लाई करने का मौका देती है, और उनके बलबूते के ऊपर उनके साथ टाइज दिखा करके कि भाई मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो वो दिखा करके आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो
आप एज अ एंटरप्रेन्योर के तौर पर अगर वहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि आपका एक बिजनेस है और उसका ऐसा गारंटी है कि आने वाले समय में ये कम से कम 10 फुल टाइम जॉब्स बना सकता है और अब तक के पूरे हिस्ट्री में उस बिजनेस ने अच्छा खासा रन करके दिखा दिया है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं एज अ इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर के तौर पर। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो नागरिकता है, यानी कि यूएस रेसिडेंसी आपको चाहिए, वहाँ का हम कहें कि सिटीजनशिप चाहिए, तो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये ग्रीन कार्ड के लिए भी लागू हैं और आपके यूएस सिटीजनशिप के लिए भी लागू हैं। तो क्योंकि सबसे पहले ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है, उसके बाद ही सिटीजनशिप मिलती है, तो इसकी वजह से ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगभग सेम हैं। सबसे पहली बात तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है I-485। तो ये फॉर्म जो है वो आपका एप्लीकेशन होगा वहाँ पर कि भाई हमारे पास ग्रीन कार्ड है या हम ग्रीन कार्ड चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, हमें ग्रीन कार्ड चाहिए यहाँ का, तो उसके लिए आपको I-485 नाम का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। और यहाँ पर $1,225 की जो फ़ीस है वो भी आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वहाँ के, उनके साथ आपको पूरा इंटरव्यू भी करना पड़ेगा। वहाँ पर ज़रूर सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आते हैं, यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, यहाँ पर आप कैसा काम करेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो उनका सही सही जवाब आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो इंटरव्यू होता है इसके अंदर कई सारे चीज़ों के ऊपर विचार किया जाता है, जैसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, ये सारी ही चीज़ें इसमें आती हैं। तो उनमें से पहला एंगल आ जाता है आपका हेल्थ का। तो इसका मतलब ये नहीं है, हेल्थ को देखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, एक भी मुझे कोई बीमारी नहीं लगी, आज तक मैं कभी अस्पताल में नहीं गया, मेरी कोई टेस्ट नहीं हुई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है कि आपको कोई फिज़िकल या मेंटल बीमारी कोई ऐसी तो नहीं है जो कि आपके खुद के या आपके इर्द गिर्द के लोगों के सेफ्टी और सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं से खतरा पैदा करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सबसे पहले देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि हाईली कॉन्टैक्टेबल हो, यानी कि किसी के भी संपर्क में आए तो वो बीमारी उसको लगती चली जाएगी, तो ऐसे तो फिर महामारी फैल जाएगी। तो ऐसा कोई भी डिसीज़ आपको नहीं है ना, ये ज़रूर देखा जाता है। और तीसरी बात जो देखी जाती है वो ये है कि आपकी सब्सटेंस अब्यूज़ की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, यानी कि आप कहीं ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है ना, ये ज़रूर वहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा भी कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि आपको हेल्थ बैकग्राउंड के ऊपर या हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट करवा सकती है। तो उसकी पूरी लिस्ट जो है वो CDC की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड की। तो कई सारे लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर है तो फिर वहाँ पर इमिग्रेशन के अंदर या ग्रीन कार्ड मिलने के लिए या सिटीज़नशिप मिलने के लिए किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो माइनर क्राइम होते हैं उनको निगलेक्ट ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनको वहाँ पर मुआफ़ी नहीं है, यानी कि अगर वैसा कुछ रिकॉर्ड आपका मिला तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला है कंट्रोल सब्सटेंस वायलेशंस, यानी कि ड्रग पेडलिंग, ड्रग अब्यूज़, ऐसी कोई चीज़ों में आपका हाथ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अगर कोई 2 क्राइम्स के अंदर कन्विक्ट कर लिया गया है, आप कन्विक्टेड हैं, प्रूव हो गया है कि वो क्राइम आपने किया है और आपको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की जेल हुई है, और वैसा अगर रिकॉर्ड उनको मिलता है, आप वहाँ पर डेफिनेटली डिनाई किए जाएंगे ग्रीन कार्ड के लिए। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन में अगर आप इन्वॉल्व थे, यानी कि वेश्या व्यवसाय में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे प्रोस्टिट्यूशन में, तो भी आपको वहाँ पर वीज़ा या ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकता है, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अगर आपके ऊपर चार्ज है तो भी वहाँ पर आपको ग्रीन कार्ड जो है वो डिनाई किया जा सकता है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस हैं, यानी कि आपने किसी से फिरौती मांगी है, तो ऐसे अगर क्राइम्स आपके अगेंस्ट हैं तो भी आपको वहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए डिनाई किया जा सकता है।
इसके अलावा कुछ ऐसे क्राइम्स भी हैं जो कि मॉरली करेक्ट नहीं होते हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर रेप और मर्डर जैसी चीज़ें तो होती ही हैं और थेफ्ट, बगलरी ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लिस्ट है उनकी, तो वो भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपको उसके बारे में कुछ संदेह है, कुछ सवालात हैं, तो आपके इमिग्रेशन लॉयर के साथ एक बार ज़रूर बात कर लें। आपको अगर ऐसा कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई केस प्रॉबेबली मेरे खिलाफ हो सकती है, तो आपके पास एक इमिग्रेशन लॉयर ज़रूर होना चाहिए। वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा कि आपके ऊपर जिस तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या वो नेग्लिजिबल है या उससे आपका ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन डिनाई हो सकता है। हालांकि अगर कोई भी क्राइम रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा पुराना है और उसके अंदर आप जेल नहीं गए हुए हैं और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत पुराना अगर वो है, तो फिर वहाँ पर शायद इमिग्रेशन वाले आपको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। वो ज़रूर क्राइम को देखते हैं कि कौन से तरीके का क्राइम था। अगली बात है सिक्योरिटी कंसर्न, तो उसके तहत भी आपको चेक किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है यूएस किसी भी ऐसे आदमी को वहाँ पर सिटीजनशिप या मैं कहूँ कि ग्रीन कार्ड नहीं देना चाहता है जो कि किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से वहाँ पर कोई भी संबंध रखता हो या आईएसआईएस से आता हो। तो ऐसे किसी भी आदमी को यूएस अपना ग्रीन कार्ड नहीं देना चाहती है। और साथ ही साथ अगर आपके फैमिली में से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व मिला तो आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ के नागरिक ऐसे हैं जैसे कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी, तो उनको हमेशा से ही यूएस के अंदर ग्रीन कार्ड मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे सारे ही कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया या फ़लस्तीन वगैरह, ऐसी जो चीज़ें कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो ऐसे कंट्रीज़ के नागरिकों को भी वहाँ पर जाने में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पब्लिक चार्ज नाम का एक इनका अलग टाइप होता है। तो इस टाइप के अंदर वो लोग होते हैं जो कि आगे चलकर यूएसए में रहते हुए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो करंटली यूएसए के अंदर बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं और बहुत सारे होमलेस लोग हैं जिनको उनकी गवर्नमेंट ही पालती है, और उसका पूरा बोझा जो है वो लोगों के टैक्स के ऊपर और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ता है। तो इसकी वजह से वो किसी भी ऐसे आदमी को ग्रीन कार्ड नहीं देना चाहते हैं जो आगे चलकर उन्हीं के गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनकर रह सकता है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें वो ज़रूर कंसीडर करते हैं कि आपकी एज कैसी है, यानी कि कितने एज के आप हैं और आपकी तबीयत कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है। जाहिर सी बात है कि जो आदमी 60, 70, 80 साल का होगा, जिसको कई सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होंगे, उनको ग्रीन कार्ड देने से ये लोग कतराएंगे, क्योंकि ये लोग आगे चलकर अगर बीमार होते हैं तो ये सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बन सकते हैं। इसके अलावा इनका फैमिली साइज़ कितना है, इनके अंदर अगर बहुत सारे बच्चे उन्होंने पैदा कर रखे हैं और पूरी की पूरी फैमिली आना चाहती है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर होंगे। और ये अकेला आदमी अगर इतने सारे बच्चों को संभाल नहीं सकता है तो आगे चलकर बेरोज़गारी और बढ़ने वाली है और उसका बोझा भी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आपका सपोर्ट नेटवर्क विद इन यूएस कैसा है। इसके अलावा आपके एसेट्स क्या हैं, आपका एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपका पास्ट प्रेजेंट रिसीट भी उनको चाहिए जो कि आप पब्लिक बेनिफिट्स लेते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर कुछ रेशनिंग कार्ड लेते हैं लोग, जिसके अंदर आपको सस्ते दामों में अनाज मिल पाता है, तो ये गवर्नमेंट बेनिफिट ही है। तो इस तरीके के कौन से बेनिफिट आप लेते हैं वो भी उनको देखना है। तो इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर अगर उनको ये पता चला कि नहीं भाई ये आदमी कम उम्र का है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने फैमिली को फीड कर सकता है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा खासा है, तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपके पास्ट इमिग्रेशन रूल्स वायलेशंस की तरफ भी ज़रूर नज़र डाली जाएगी।
इमिग्रेशन रूल वायोलेशंस में कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है और वो ख़त्म होने के बावजूद भी आप वापस नहीं गए, या आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है फिर भी आप वहाँ पर काम पर लग गए, तो ये वायोलेशन होता है। और अगर ऐसी कोई चीज़ उनको मिल गई तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपकी पूरी आइडेंटिटी भी आपको उनको देनी पड़ेगी, जैसे कि जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वहाँ के कंट्री का पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, और आपके सारे बायोमेट्रिक्स जो हैं, आपका रेटिना स्कैन, आपके 10 उंगलियों का स्कैन, ये सारी चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपका विलिंगनेस टू फुलफ़िल यूएस नॉर्म्स होना चाहिए, यानी कि यूएस के इमिग्रेशन के जो शर्तें हैं उनके साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। उनमें से पहला है कि यूएस के अंदर के सारे लॉज जो हैं, सारे कायदे कानून आपको मंजूर होने चाहिए और उनका पालन भी आपको करना चाहिए। और यूएस के अंदर आपको पता होगा कि यूएस के एज अ कंट्री के तौर पर अलग लॉज हैं और हर एक स्टेट के भी अलग अलग लॉज हैं, तो उन सभी को आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आपका एनुअल टैक्स रेगुलरली भरना पड़ेगा IRS के थ्रू। इसके अलावा यूएस के अंदर का जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको आपको मानना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से, किसी भी इल्लीगल तरीके से गवर्नमेंट को बदलने के आपके मंसूबे नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पर सिलेक्टिव सर्विस को आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में है। तो अब बात कर लेते हैं कि यूएस की परमानेंट रेसिडेंटशिप जो है वो आपको फैमिली स्पॉन्सर्ड कैसे मिल सकती है। तो इसके जो है वो तकरीबन 6 उन्होंने अलग अलग टाइप किए हुए हैं, तो हर एक टाइप में आपको समझाने वाला हूँ। उनमें से पहला आता है IR, यानी कि इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ यूएस सिटीजन्स। इसके अंदर स्पाउसेस यानी कि बीवी भी हो सकती है, चिल्ड्रन अंडर 21 ईयर्स ओल्ड यानी कि कोई भी बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम है, और पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता अगर हैं तो वो भी चल सकता है। इसके बाद आता है F1 में आता है अनमैरिड चिल्ड्रन जो कि 21 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं और जो कि यूएस सिटीजन्स के एक्चुअल बच्चे हैं, तो उनको भी वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही सकता है सिटीजनशिप, भले ही वो अगर बाहर भी रहते हैं। इसके बाद आता है F2A, इसके अंदर होता है स्पाउसेस एंड माइनर। तो स्पाउसेस यानी कि बीवियाँ, और माइनर जो कि 21 साल से कम की उम्र के हैं और जो कि लॉफुल यूएस सिटीजन्स के बच्चे हैं, और जो कि लॉफुल यूएस सिटीजन्स की वाइफ हैं, उनको वहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। इसके बाद आता है F2B। तो F2B में जो है वो अनमैरिड चिल्ड्रन आते हैं जो कि 21 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं, जो कि लॉफुल यूएस के रेसिडेंट के ही बच्चे हैं। फिर आता है आपका F3 में वो बच्चे आते हैं जो कि लॉफुल यूएस के पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं जो कि बाहर के देशों में मैरिड हैं लेकिन अब वो यूएस में आना चाहते हैं, तो उनको भी मिल सकता है। और आखिरी है F4 जिसके अंदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएस सिटीजन्स। तो जो लोग यूएस के सिटीजन्स हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनके भाई बहनों को भी वहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकती है। बात करें ये जो आखिरी टाइप मैंने आपको बताया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएस सिटीजन्स, तो इसके अंदर तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, उनको आप वहाँ पर बुला सकते हैं। तो मान लीजिए 2 भाई हैं और दूसरे भाई की जो इमीडिएट फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो उनको वो बुला सकता है। और साथ ही साथ उसका अगर दूसरा और कोई भाई है जो कि यूएस के अंदर नहीं रह रहा है, तो उसको भी बुलाया जा सकता है क्योंकि वो इमीडिएट सिबलिंग है। लेकिन ऐसे जो वीसास हैं या ऐसे जो ग्रीन कार्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड यूएस ग्रांट करता है, और इसके लिए वेटिंग पीरियड सबसे ज़्यादा होते हैं। 12 से 20 साल तक भी इसका वेटिंग पीरियड हो सकता है। अब बात करते हैं यूएस रेसिडेंटशिप थ्रू एम्प्लॉयमेंट। तो ये मेरे ख्याल से बाकी के टाइप्स के मुकाबले सबसे आसान टाइप है। तो इनमें भी उन्होंने 3 पार्ट किए हुए हैं। इनमें पहला आता है EB1 प्रायोरिटी वर्कर्स, दूसरा आता है EB2 प्रोफेशनल्स होल्डिंग एडवांस डिग्रीज एंड पर्सन्स विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, और फिर आता है EB3 जिसके अंदर आते हैं स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर वर्कर्स।
लेकिन दोस्तों ये जो ईबी टाइप के वीज़ाज़ होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, उनको अगर आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, उसके थ्रू ग्रीन कार्ड को अप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात तो जिस कंपनी के थ्रू आपको ऑफ़र आई हुई है, तो वो कंपनी को एक फॉर्म रेज करना पड़ता है जिसका नाम होता है I-140। तो उसके तहत वो ये चीज़ को सर्टिफाई करते हैं कि इस आदमी को हमने काम पर रखा हुआ है और ये बाहर से आया हुआ है। तो उसके बाद आप I-485 फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये हो जाती है कि अगर जो भी कोई वर्कर वहाँ पर काम करने के लिए आ रहा है, उसकी अगर बीवी है और उसके माइनर बच्चे हैं, तो फिर वो लोग भी वहाँ पर डिपेंडेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर फिर से प्रॉब्लम यही आ जाता है कि जो मेनलैंड चाइना और इंडिया से आने वाले लोग हैं, उनके वेटिंग पीरियड इसके लिए बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईबी वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो आते रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जनरली चाइना और इंडिया जैसे हाई पॉपुलेशन कंट्रीज़ को ज़रूर फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों EB1 में कौन से लोग आते हैं? तो EB1 में ऐसे लोग आते हैं जिनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी है आर्ट के अंदर, साइंस के अंदर, बिजनेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर या एथलेटिक्स के अंदर। अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो किसे पकड़ते हैं, ये भी उसका भी अलग से क्राइटेरिया किया हुआ है। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी का मतलब ये है कि बीइंग नेशनली और इंटरनेशनली अक्लेम्ड इन योर फील्ड, यानी कि आपने देश में, आपके देश में या इंटरनेशनली अगर आपकी फील्ड में नाम कमाया है, तो उसको वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोलते हैं। और अगर वो आपको अप्लाई होता है और आप उसको प्रूव कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एक रिसर्चर है जिसको इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा अक्लेम किया गया है, उसके कुछ फाइंडिंग्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रांति ला दी है, जैसे कि अभी के समय में वैक्सीन वगैरह बनाने की विधि अगर उसने ईजाद कर ली है, तो फिर वहाँ पर वो आदमी ये दिखा सकता है कि ये मेरा फाइंडिंग है और मुझे इंटरनेशनली अक्लेम भी किया गया है। तो फिर वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये आदमी अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता है, तो उसको ग्रीन कार्ड जो है वो दे दिया जाता है। दूसरा जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि जो रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स हैं जिनको इंटरनेशनली अक्लेम किया गया है, जिनके पास कम से कम 3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है इस ईबी वीज़ा के थ्रू। लेकिन इस अगर कैटेगरी में आपको क्वालिफाई करना है तो आपके पास जो है वो किसी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र होना चाहिए, या तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको कुछ रिसर्च के काम से अगर जाना है प्रोलॉन्ग टेन्योर के लिए, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो मैनेजर और एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और उनकी अब ट्रांसफ़र हो गई है यूएस ऑफिस में, तो ऐसे लोग भी वहाँ पर इस वीज़ा के अंडर जो है वो ग्रीन कार्ड के लिए वहाँ पर एलिजिबल बन जाते हैं। और EB1 के तहत जो लोग अप्लाई करते हैं उनके फिर ग्रीन कार्ड के जो पीरियड्स हैं, वेटिंग पीरियड्स, वो भी काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं, 1 से 2 साल में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं EB2 की। तो EB2 के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा हायर एजुकेशन या स्किल्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर भी 2 मेन कैटेगरीज़ हैं। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या PhD की डिग्री है या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि एक एडवांस डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो वहाँ पर काम चल सकता है। तो एक्सपीरियंस से उनका मतलब यह है कि कम से कम 5 साल आपके फील्ड के अंदर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो उसको वो एक्सपीरियंस मानते हैं। अगर आपके पास कोई भी हायर डिग्री नहीं है तो भी आप इस कैटेगरी में जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आप आपकी फील्ड का बहुत ही ज़्यादा सब्सटैंशियल नॉलेज और स्किल दिखा पाते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप ये सिद्ध कर दें कि भाई भले ही मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में हूँ उसका मुझे बिल्कुल बेहतरीन नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? जब आपके पास यूएस में कोई एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन एक और ज़रिया है, अगर आपके पास यूएस का करंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो भी कुछ प्रोग्राम्स के तहत आपको मिल सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है द फिजिशियन नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम।
तो इसके तहत अगर आप किसी ऐसे कम्युनिटी में जहाँ पर जो कम्युनिटी बिल्कुल बहुत कम सर्व हो चुकी है, वहाँ पर ऐसे कम्युनिटी में जाकर के 5 साल तक सर्व करने की आपकी अगर तैयारी है, तो फिर आपको वहाँ पर ग्रीन कार्ड ज़रूर मिल सकता है। भले ही आपके पास तब जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये नहीं देखा जाता है, लेकिन आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और आप किसी ऐसे कम्युनिटी में जाकर के 5 साल तक काम करने की इच्छा जता रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल ही किसी ने सर्व नहीं किया है, तो फिर आपको ज़रूर ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि EB-2 वीज़ा के तहत इंडियंस को कितना समय तक वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर लकीली थोड़ा सा ये वेटिंग पीरियड कम हो गया है, 3 साल से लेकर के 10 साल के बीच में ये हो सकता है। तो ये मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी के जो टाइप्स हैं उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो 12 साल 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये रिलेटिवली शॉर्ट है। मैं कहता हूँ अगर 3 4 5 साल में भी अगर आपको मिल जाता है 5 साल में, तो भी बहुत बढ़िया बात हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल भी लग सकते हैं, हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए। इसके बाद आती है EB-3 कैटेगरी। तो इसके अंदर पहला है स्किल्ड वर्कर्स हुज पोजीशंस रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ऐसे स्किल्ड वर्कर्स जिनको 2 साल का ट्रेनिंग ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, ऐसे अगर वर्कर्स को लिया जा रहा है तो फिर उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। और दूसरा है प्रोफेशनल हुज पोजीशन रिक्वायर्स एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री, यानी कि कोई ऐसी पोजीशन है जहां पर कम से कम बैचलर्स डिग्री की आवश्यकता है और ऐसे जॉब को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर आपको वहां पर मिल सकता है। और तीसरा है अनस्किल्ड वर्कर्स। तो अनस्किल्ड वर्कर्स का थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल है, किसी बड़े कंपनी ने अगर उनको हायर किया है तो ही वहाँ पर जो है वो चांसेस हैं। EB-3 के जो वहाँ पर एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू ग्रीन कार्ड मिलने में अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनल्स को 10 साल का वेट करना पड़ सकता है। और अब दोस्तों हम उस आखिरी चरण पर आ गए हैं जिसके अंदर आपको US के अंदर आपकी कोई माता पिता हैं या आपका कोई सिबलिंग है क्या, या आपने शादी करके आप US गई हैं क्या, या आपके पास वहाँ की एम्प्लॉयमेंट है क्या, आप मेडिकल फील्ड से हैं क्या, ये कोई भी सवाल नहीं सताएंगे। तो वो वहाँ का ज़रिया है द डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी। तो डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी के तहत कुछ ऐसे रीजन से लॉटरी निकाली जाती है जिस रीजन से बहुत कम लोग माइग्रेट कर पाते हैं US के अंदर। अब करंटली इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ आती हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हाइती, इंडिया, जमैका, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम एक्सेप्ट नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इनमें से जो लोगों ने वहाँ पर डाइवर्सिटी वीज़ा के लिए लॉटरी के लिए अपना एप्लीकेशन डाला है, तो इन सारे कंट्रीज़ में से कुछ 50,000 लोगों को जो है वो वहाँ पर सिटीज़नशिप ग्रांट की जाती है, यानी कि ग्रीन कार्ड जो है वो ग्रांट कर लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो स्पेसिफिक रूल्स है वो लागू नहीं होते हैं। जो मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बताई थी वो ज़रूर लागू होती है, जैसे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करने वाले होने चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप पब्लिक चार्ज होने वाले हैं तो आप डिनाई भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आपके पास पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं है आपने, ऐसे ही अगर आप जाना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे क्राइटेरियाज़ को आप कंप्लाई करते हैं तो आप द डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी के तहत वहाँ पर आपको जो है वो सिटीज़नशिप मिल सकती है। लेकिन ये एक तरीके से मटका ही है, इसको वो लॉटरी ही कहते हैं। तो इसके लिए तो न जाने कितने करोड़ों एप्लीकेशन आते हैं, उनमें से केवल 50,000 सिलेक्ट होते हैं, तो इसके अंदर सक्सेस का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों इसके अंदर अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपने IR वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या F1 to F4 में से किसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या FB1 to FB3 में से किसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी आप इस लॉटरी के अंदर ज़रूर अपना नाम डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके के जो वीज़ाज़ हैं
यानी कि फैमिली स्पॉन्सर्ड वीसाज हैं या वर्किंग वीसाज हैं, उनको मिलने में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री में से जहाँ से इतने सारे एप्लीकेशंस हर साल जाते हैं वहाँ पर, तो ऐसे में आपका जो है वो ग्रीन कार्ड मिलने का समय बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो इसके लिए कई लोग ऐसे लॉटरी में भी डालते हैं अपना नाम। तो इसके अंदर मटका ज़रूर है, लेकिन अगर लग जाता है तो आपको रिलेटिवली काफ़ी जल्दी वहाँ पर जो है वो मिल सकता है ग्रीन कार्ड। तो ये इसका फ़ायदा ज़रूर है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अमेरिकन सिटीज़नशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिकन सिटीज़नशिप ले सकते हैं, इसका मतलब मेरा यह है कि ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। अब एक बार आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो फिर आपको उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। भले ही आपके पास परमानेंट एड्रेस है नहीं है, आपको उसको रिन्यू करते रहना पड़ता है हर कुछ सालों में। और दूसरी उनकी शर्त यह है कि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपको काफ़ी सारे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम यूएस के अंदर ही गुजारना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा समय के लिए बाहर के कंट्रीज़ में ही रह रहे हैं, मान लीजिए आप इंडियन हैं, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, लेकिन यूएस से ज़्यादा आप इंडिया में ही रह रहे हैं, तो फिर आपका ग्रीन कार्ड रिवोक भी हो सकता है। तो ग्रीन कार्ड रिवोक होने की घटनाएं जो हैं वो घटती रहती हैं। तो इनमें से सबसे मेन कॉज ये है कि आप यूएस से बाहर ज़्यादा समय तक रहते हैं, या आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, या अगर कोई क्लरिकल उसमें मिस्टेक आती है तो आपका ग्रीन कार्ड जो है वो रिवोक भी हो सकता है। तो उसके अंदर अगर आप 5 साल तक लगातार उसको सक्सेसफुली वहाँ पर रिन्यू करा पाएंगे तो फिर आपको आगे चलकर न्यूट्रलाइजेशन के तहत अपने आप ही वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेटिवली आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ग्रीन कार्ड का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है लेखा जोखा अगर आपको यूएस के अंदर सिटीजनशिप चाहिए तो, और साथ ही साथ वहाँ पर काम करना है तो। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और खैर यहाँ तक आपने देख ही लिया है, लाइक तो आप करेंगे ही, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच सकता है।